क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना गार्डन जो है उसकी ग्रास को कैसे सही किया है। अब वो तो सही आने पर पता चलेगा कि कितना सही हुआ है, मगर अपनी सी कोशिश की है। ये कल्टीवेटर रखा हुआ है सामने। इससे ये होता है कि जो ये वीड्स आपके गार्डन में उग आते हैं ना, तो ये आपने करना पड़ता है एक दफ़ा फॉल में। इससे चलाते हैं ना जब मशीन को, तो ये अंदर से जड़ से जो है सारे वीड्स ग्रास सबको तोड़ देता है, सबकी जड़ें तोड़ देता है। फिर आपने इसके ऊपर डालना पड़ता है एक दो किस्म के बीज होते हैं। एक तो वो होते हैं जो वीड्स को बढ़ने से रोकते हैं या पैदा होने से रोकते हैं, और एक होते हैं जो ग्रास को, अच्छी ग्रास के लिए एक बीज होते हैं। वो दो किस्म के जो होते हैं, आपने सीड्स इसके अंदर डालने होते हैं, वो डालना पड़ता है। और ये काम करना पड़ता है आपको साल में 2 दफ़ा। एक दफ़ा आपने करना पड़ता है फॉल में जब स्टार्ट हो रही हो, और दूसरी दफ़ा आपने करना पड़ता है स्प्रिंग जब स्टार्ट हो रही होती है। तो फॉल जो स्टार्ट होती है वो तकरीबन अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो ये अच्छा मौसम आप देख लें। इसलिए अक्टूबर में करते हैं क्योंकि उस वक्त जो होती है ना, घास की ग्रोथ जो होती है ना, रुक जाती है। उससे ये होता है कि जब भी आपकी घास उगे तो वो बेहतरीन तरीके से उगे, छोटी छोटी ही भी उगे तो वो बहुत सही तरीके से उगे। और फिर करते हैं एक दफ़ा स्प्रिंग में, जब उस वक्त भी जो है ना नई घास आने वाली होती है, बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सारी पौधे दरख्तों के पत्ते जो होते हैं वो येलो और ब्राउन होके गिर जाते हैं, और फिर जब नए आते हैं वो स्प्रिंग में नए आते हैं, फूल भी नए खिलते हैं। तो ये मेरा नीचे का गार्डन दिखाया था अभी मैंने आपको, और ये है मेरा ऊपर का गार्डन। तो ऊपर के गार्डन में हुआ था कि जब हमने कल्टीवेटर चलाया तो हमारे ऊपर के गार्डन में जो है ना रोबोटर लगा हुआ है। ऊपर का गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नीचे का बहुत बड़ा है, ऊपर का ज़रा छोटा सा है। तो उसमें ये है कि हमने रोबोटर लगा दिया, क्योंकि घास काटने की जो मशीन होती है ना, वो नीचे हमने गार्डन के रूम में रखी हुई है। क्योंकि हमारा गार्डन का एक बहुत बड़ा रूम है, तो वहाँ हमने रखी हुई है। तो उससे हम नीचे घास काट लेते हैं और ऊपर रोबोटर लगाया हुआ है। तो ये रोबोटर की जो तारें हैं ना, कल्टीवेटर चलाने की वजह से वो टूट गई थी। अब मैंने उनको फिर जोड़ना था, और ये किया मैंने कि गूगल में और इंटरनेट में देख के। वैसे तो ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, मगर इस बार मैंने किया। मैंने ही सोचा मुझे ये काम भी आना चाहिए। मैंने वैसे तो जब मेरे हस्बैंड ने ये रोबोटर यहाँ पे लगाया था तो मैंने सारा काम उनके साथ कराया था। होता ये है कि ज़मीन के अंदर कुछ कुछ इंच तक आपने खोदनी पड़ती है ज़मीन, और उसके अंदर तार दबानी पड़ती है ताकि वो रोबोटर को सिग्नल आए कि उसने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो वो आप उसको एरिया बना के देते हैं दरअसल रोबोटर को, कि वो यहाँ तक जाए और ग्रास काटे। तो जब उन्होंने ये ज़मीन में घुसा दी थी ना ये सारी, तो अब जब हमने कल्टीवेटर चलाया तो वो बहुत अंदर तक जाता है। तो अंदर जाके जब वीड्स और ये सब छोटी चीज़ें तोड़ता है, तो उसने कहीं कहीं से जो है तार भी तोड़ दी थी। तो उस तार को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने गूगल किया, सर्च किया बहुत सारा कि कैसे करते हैं, पढ़ा उसको। फिर उसके बाद वीडियोस देखी बहुत सारी यूट्यूब में जाके, और फिर उसके बाद मैं जो है ये अब ये कर रही हूँ। वैसे आप एक आध दफ़ा शुरू में झिझकता है इंसान, फिर उसके बाद जब उसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से काम हो जाता है ना, तो फिर उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो इसी तरीके से मैंने ये सारा किया। सबसे पहले तो मैंने कल्टीवेटर चलाया, फिर उसके बाद सारी की सारी ग्रास और वो सब, बहुत सारा वज़न था, ये सारा उठाया एक तरफ इकट्ठा करके। और ये काम माशाल्लाह मैंने खुद ही किया है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेरे दुबई गए हुए थे उनके काम के सिलसिले में। और जो फॉल था वो तकरीबन ख़त्म होने को था और विंटर स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर देती हूँ ये काम, इससे पहले कि ये रह जाए। क्योंकि वीड्स जो है ना बहुत सारे उगाए थे गार्डन में नीचे ऊपर, और आपको अपना गार्डन मेंटेन करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये चीज़ें आसान नहीं होती। हम गार्डनर लगा लेते हैं, लेकिन गार्डनर काफ़ी यहाँ पे पैसे चार्ज करते हैं। तो जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपको शौक़ है अपने घर को अच्छा रखने का, तो क्यों ना आप ये खुद करें, क्योंकि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ये है कि यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब हमने घर सारा रेनोवेट करवाया था तो ज़्यादातर काम जो जो हमसे हो सकते थे वो हमने किए। लाइक पर्दों की रीलिंग लगाना हो गया, जो हमारी टाइल्स लगी उसके बीच में जो ग्राउट लगाना था वो भी हम लोगों ने किया। अच्छा शुरू शुरू में हमने टाइल्स भी खुद ही लगाने की कोशिश करी, वो हमसे हुआ नहीं, वो ऊँचे नीचे हुए, तो हमें फिर खुदवाना पड़ा सारा, और फिर वो मज़दूर से करवाया। इसके अलावा कोई भी ड्रिल मशीन से कोई भी काम करने का हो गया। लोग जो है ना यहाँ पे ड्रिलिंग करने के लिए भी, यानी दीवारों में सुराख करने के लिए भी जो है कंपनीज़ को बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये डर होता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन में कोई तार तो नहीं जा रहा दीवार के अंदर से, कुछ ऐसा तो नहीं है। फिर वो उनको देखना पड़ता है और वो करते हैं। तो हम लोगों ने अपने घर का मैप जो है पढ़ा हुआ था, हम लोगों को पता था कहाँ क्या तार है क्या नहीं है, तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे काम खुद किए। इससे ये होता है कि आपके काफ़ी बजट में आपके
के फ़र्क पड़ता है, आप काफ़ी पैसा बचा लेते हैं। क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊँ ना, यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। छोटे से छोटा काम भी अगर आप करवाते हैं ना, तो वो मिनिमम 200 फ्रैंक 250 फ्रैंक तो लग जाते हैं आपके मैक्सिमम। वो आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करवा रहे हैं काम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें आपकी आपका कोई स्विच में कोई प्रॉब्लम हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की, आपको कोई लाइट चेंज करवानी है आपको, तो वो यहाँ पे घंटों के हिसाब से जो है टाइम पैसे लिए जाते हैं और फिर घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। और फिर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका आपको अलग देना पड़ता है और फिर टैक्स आपके पास अलग लगता है उसका। तो ये सब चीज़ें मिला के जो होती है ना, आराम से अगर आपने एक लाइट भी चेंज करानी है ना, तो आपके 150 फ्रैंक तो लगेंगे आराम से, ऊपर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं जितनी देर उन्होंने काम किया है, डिपेंड करता है। अगर आपने स्विच चेंज करवाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली हम लोगों ने पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चेक करवाई। क्योंकि ये होता है कि जब आप घर में शिफ्ट होते हैं ना, चाहे वो नया घर हो या पुराना घर हो, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि आपको एक दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी का चेकअप करवाना है। अगर आपका वो 10 साल के पहले हुआ है तो आपने फ़ौरन करवाना है, लेकिन अगर 10 साल के अंदर अंदर हुआ है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है। अगर आप करवा सकते हैं तो बेहतर है करवा लें। तो हम लोगों को हम जिस घर में भी आए, ये दरअसल पुराना घर था, तो इसको हमने अंदर से तो रेनोवेट करवा दिया सारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा एक मरहला था, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सी मुश्किलें आईं, बहुत से प्रॉब्लम्स आए, कभी कुछ टूट गया तो कभी कुछ ये मसला हो गया, कभी कुछ वो मसला हो गया, कभी कुछ। तो ये होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो बहुत चार्ज करती हैं पैसे। तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के, और बहुत मुश्किल मरहला था, मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो लोग कुछ ना कुछ रेनोवेट करवाते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे घरों को मेंटेन करके रखना और सारी चीज़ें सही करवा के रखना और ये सब कुछ यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी है। आप उससे भाग नहीं सकते, आपको करवाना है तो आपको करवाना है। फिर उसके बाद ये होता है कि कंपनीज़ जो होती हैं बहुत चार्ज करती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। लेबर यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, सही बात तो ये है। और मैं ये समझती हूँ कि जिन जिन लोगों ने प्राइवेट कंपनीज़ खोल रखी हैं ना ये रेनोवेशन की, वो सबसे ज़्यादा रईस स्विट्ज़रलैंड में वही हैं। मैं आपको सही बताऊँ, पाकिस्तान में इसका उल्टा है और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब आपने एक स्विच भी चेंज करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच बोर्ड आपने चेंज करवाना है, तो वो स्विच बोर्ड भी आपका आराम से 50 फ्रैंक में आएगा। फिर वो घंटे के हिसाब से आपका लेगा, काम करने का वो लगाने का लेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का तो ये मसला है कि अगर आपने ख़ुद करा ना, तो डेंजरस काम है, इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर है आपके लिए। आपको नहीं पता कौन सी तार कहाँ कनेक्ट करनी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, मैं तो ये कहती हूँ। तो जब भी इलेक्ट्रिशियन मेरे घर आते हैं ना, तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ, प्लीज़ बेटा आप खड़े होकर देखो कि ये कैसे काम करें, शायद आपको कुछ समझ में आए, कुछ सीखो। थोड़ा बहुत तो लड़कों को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। खैर मैं भी कर लेती हूँ, वो तो शौक़ है मुझे। अगर कुछ मसला हो जाए तो मैं कोशिश यही करती हूँ सबसे पहले मैं सही करूँ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि अगर आपको नो हाउ है तो आप करें, अदरवाइज़ जो है आप ना करें वो काम। बेहतर यही है कि आप कंपनी हायर करें, बंदे को बुलाएं और काम करवाएं। अच्छा, ये जो सामने आपको झूला दिख रहा है ना, ये मेरा फेवरेट झूला है और ये मेरा ऊपर का गार्डन है। यहाँ पर मैंने रोबोट लगाया हुआ, मैंने आपको बताया अभी मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। जो जो तारें बीच में से टूट गई हैं उनको सबसे पहले तो वो रबर होता है ना ऊपर का, वो हटा के फिर उनको दोनों को जोड़ने के बाद एक कनेक्टर होता है वो लगाना पड़ता है इधर। तो वो कनेक्टर लगाने थे जगह जगह, क्योंकि वो सिग्नल आ रहे थे कि वो रोबोटर कहीं से जो है तार टूट गया है। तो जहाँ जहाँ से टूटा है वो मशीन से देखा मैंने और फिर उसके बाद मैंने ये लगाना शुरू किया। अच्छा, ये सामने जो झूला रखा हुआ है ना, ये सब मेरा सबसे फेवरेट झूला है। यहाँ पर मैं अक्सर सुबह के वक्त बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय जो है ना मैं पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही पीती हूँ और मैं चाय की आदी नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कॉफ़ी की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ थोड़ी थोड़ी। पहले मैं कॉफ़ी चख भी नहीं सकती थी, अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक कप कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे तो ये है कि दिन में लोग कई बार कॉफ़ी पीते हैं भाई। जिस तरीके से पाकिस्तान में चाय पीते हैं ना, यहाँ कॉफ़ी पी जाती है, बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग। आप आप किसी के यहाँ चले गए, वो सबसे पहले आपको कॉफ़ी का पूछेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ों का पूछेंगे। तो इसी तरीके से जो है पाकिस्तान में जिस तरीके से चाय का होता है कि मस्त है, आपके यहाँ कोई मेहमान है आपने चाय रखनी ही रखनी है, चाहे वो कोई भी टाइम हो, खाना भी रखना है लेकिन चाय भी रखनी है आपने।
पूछना तो ज़रूर है ना। तो इसी तरीके से यहाँ कॉफ़ी का है, तो मैं अब कॉफ़ी की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। ये मैं आ गई, मेरे कुछ कनेक्टर ख़त्म हो गए थे शायद, मैं वो लेने गई थी। हाँ, और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको तार मैं कैसे कनेक्ट करूँगी, सब सोच समझ के मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से सारा काम हो गया। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं उन लोगों को मोटिवेशन दे सकूँ, उन ख़वातीन को मोटिवेशन दे सकूँ जो ये समझती हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता या हम ये नहीं कर सकते। तो आप दुनिया का हर काम कर सकती हैं, आप पहाड़ को भी हिला सकती हैं इधर से उधर। मैं सच बात बताऊँ, हमारी ख़वातीन जो होती हैं ना, इनमें इतनी ताकत होती है कि सब कुछ कर सकते हैं हम। बस एक वो मोटिवेशन चाहिए होती है, वो एक लम्हा चाहिए होता है जब हमारा दिल बोलता है कि हम ये कर लेंगे, और हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ इस घर के अंदर मैंने अपना जो ये नया घर लिया, इसके अंदर मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों पे मैं हर चीज़ों के ऊपर जो है ना, मैं अपने आप को ऐसे करूँ कि मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ। तो आप घर का पेंट हो गया, आप ले लें, मशीन से पेंट की बात कर रही हूँ मैं, हाथ से पेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बाकायदा मशीन पेंट की जो है यूज़ की है, अपने पूरे टॉयलेट में कलर मैंने किया है मशीन से, स्प्रे जो मशीन होती है उससे। और इसके अलावा अपने जो टाइल्स हैं उसका ग्राउट मैंने लगाया अपने हस्बैंड के साथ मिलके। इसके अलावा हम लोगों ने पर्दे, कुछ लाइट्स भी हम लोगों ने फ़िक्स करी हैं, लगाई हैं। और घर के अंदर जितने भी सुराख वगैरह करने थे, कहीं पिक्चर हैंग करनी थी, कहीं कुछ करना था, उस सारे के सारे काम हम लोगों ने किए। इवन कि पुराने वाले टाइल्स उखाड़ने का काम तक हम लोगों ने खुद किया है। और सब कुछ हम लोगों ने गूगल से पहले पढ़ा, उसके बाद वीडियोस देख के किस तरीके से करते हैं। वो एक बहुत भारी सी मशीन होती है, यकीन करें मेरे हाथों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया वो मशीन इस्तेमाल कर करके, मगर मैंने करके दम लिया। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं हाथ, मगर बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि बहुत सख्त से टाइप के ना। तो खैर मैं आपको ये बताई थी, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आप करके देखें। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, पहली दफ़ा में नाकामी होगी, दूसरी दफ़ा में नाकामी होगी, लेकिन इंसान कर लेता है, बस उसने इरादा करना होता है और वो काम हो जाता है। अच्छा चलें, मैं पुरानी वीडियो में कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई थी, मैं वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको पता है सर्दियाँ काफ़ी होती हैं, सबको पता है। तो सर्दियों में ये होता है कि घरों के अंदर हीटिंग का सिस्टम होता है। पुराने घरों के अंदर जो है ना, वो एक रॉड टाइप की हीटिंग का सिस्टम लगा होता था साइड में दीवार के पास। अब ये होता है कि ज़्यादातर लोग घरों के अंदर जो है ज़मीन के अंदर से जा रहा होता है। ज़मीन के अंदर से क्या जा रहा होता है, वो जो पाइप होते हैं ना वो लगाए हुए होते हैं, जिसके अंदर से गर्म पानी जाता है। उससे जो है घर के अंदर हीटिंग जो है वो रेगुलेट होती है और घर के अंदर हीटिंग चलती है, आपकी घर गर्म रहता है। अच्छा, ये हीटिंग के सिस्टम भी यहाँ पे 3 किस्म के होते हैं। एक ऑयल का होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी का होता है और एक चलता है गैस से। 3 किस्म के होते हैं। गैस भी आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई है। और ऑयल का ये है कि ऑयल तो आपको पता है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती रहती हैं, नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है। आजकल वैसे स्टेबल है मेरे ख़्याल में। तो ऑयल का सिस्टम जो है ना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, और ये पुराना है, काफ़ी पुराना, पुराने घरों में है। जो लोग चाहते हैं कि उसको यूँ ही लेके चलें वो यूँ ही लेके चलते हैं। कुछ लोग चेंज करवा देते हैं, वो इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस है ये थोड़ा सा एफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक से जो हमारे घर की हीटिंग चलती है, और तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक का बिल है ना वो डिफरेंट घरों के अंदर डिफरेंट तरीके से आता है। अगर आपके यहाँ गैस का है तो उसमें आपके पास फिर हीटिंग गैस से चल रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। और अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का है जैसे मेरे यहाँ है, तो फिर आपके यहाँ ज़्यादा यूज़ होगी, और डिपेंड करता है कि कितना आपका बिल आएगा। और जो ये बिल इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग होने का होता है ये ज़्यादा हो जाता है मेरे ख्याल में अक्टूबर से हो जाता है ऊंचा, अक्टूबर से लेके फिर मार्च के एंड तक, बल्कि कभी कभी तो अप्रैल के एंड तक भी काफ़ी ठंड होती है यहाँ पर, तो तब तक का होता है। ये ड्यूरेशन जो होता है ना, इस ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है वो इस वक्त पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया है हमें कि काफ़ी आएगा, एक्सपेंसिव हो गई है। और बहुत सारे लोग जो हैं घर के अंदर सोलर सिस्टम भी लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम का भी ये है कि मैंने जैसे पाकिस्तान में कहीं कुछ लोगों से बात की, वहाँ काफ़ी सस्ता है, वहाँ के मुकाबले में बात कर रही हूँ, वहाँ के लोगों के, वहाँ की इनकम के मुकाबले में बात कर रही हूँ, वहाँ सस्ता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब वो मुझे नहीं पता क्यों है, क्या वजह है उसकी, लेकिन यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लोग लगा रहे हैं सोलर सिस्टम भी घरों के अंदर, और हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया, इसलिए कि हमारे पास अभी उसका बजट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा भी इरादा है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कार भी जो है वो अपडेट कर दी थी। वो हम लोगों के पास पहले BMW थी, तो अब मेरे पास जो है वो टेस्ला है। तो टेस्ला भी हम घर में ही चार्ज करते हैं मोस्टली।
तो और मेरे बेटे के पास मोटरसाइकिल है, वो जो छोटे बच्चों की होती है एक मोटरसाइकिल, मुझे नहीं पता, वो कम्प्लीटली मोटरसाइकिल नहीं होती, वो साइकिल प्लस मोटरसाइकिल का कम्बिनेशन होता है, तो वो भी चार्ज करता है घर के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती हैं। तो इस पर डिपेंड करता है आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में अगर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई है, तो ये सब चीज़ें भी काउंट होंगी। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपका ये भी डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रह रहे हैं। आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, या आप किसी पोर्शन में रह रहे हैं, तो वो भी आपका डिपेंड करता है। अगर आप तो फ्लैट में रह रहे हैं तो उसका पूरे इलाके का एक सिस्टम होता है जिसे आपको समझ लें जो मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, आपके रोड्स की क्लीनिंग कैसी हो रही है, अगर पत्ते गिर रहे हैं, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा सड़क पे आते हैं, वो सफाइयाँ होती हैं, उसकी लाइट्स का अपना देखना होता है, छोटी छोटी लाइट्स जगह जगह लगी हुई होती हैं, वो सब मेंटेनेंस जिसे आप कह सकते हैं, मेंटेनेंस का अलग आपका फिर वो खर्चा होता है यहाँ पर, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो। अगर आपके पास घर ऐसा है कि आसपास में आपके गार्डन है बराबर में चारों तरफ, और फिर कोई और घर बना हुआ है, तो वो आपका प्राइवेट इलाका इस तरीके से हो जाता है, फिर वो आप खुद मेंटेन करते हैं, तो फिर वहाँ पे मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं होते वो ज़्यादातर, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने बताया मोस्टली काफ़ी घरों के अंदर गैस की जो है यूज़ होता है काफ़ी। मेरे यहाँ गैस का कोई यूज़ नहीं है, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग है, सब कुछ इलेक्ट्रिक का है। इसको आंच नहीं आता जब बैठते हैं? नहीं, उसको बैठना आता है। क्या मैं मुझसे आपको मैंने दिखाया यहाँ पे घोड़े भी लोगों के पास होते हैं, और यकीन करें गधे भी होते हैं, लोग बहुत शौक़ से पालते हैं गधे, बल्कि उसको बहुत नायाब जानवर समझते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा होते नहीं हैं ना। तो अभी आप देखें मेरे किचन का है ये, मैंने अब मसाले सारे ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो पहले किसी वीडियो में मैं दिखा नहीं सकी। अब मेरा दिल चाह रहा था मैं आपसे शेयर करूँ कि कितना अच्छा लगता है ना जब सारे मसाले ऑर्गेनाइज़ हुए हुए हों, नाम लिखा हुआ हो सब कुछ, और तमीज़ के साथ रखे जाएँ, तो कितना अच्छा लगता है ना। और ये अजीब ही सैटिस्फैक्शन होती है हम ख़वातीन की कि हमारा किचन जो है बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो। अच्छा, ड्रॉर के बराबर में थोड़ी सी जगह थी जहाँ मसाले सारे फिनिश हो गए थे मेरे, जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक रैप रख दिया, बेकिंग पेपर, एल्युमिनियम फॉयल और ज़िपर बैग रख दिए। ज़िपर बैग मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, कंटेनर होते हैं ना प्लास्टिक के, उसके अंदर वो सामान जो है वो रख के और फिर मैं फ्रीज़ कर देती थी, तो वो कंटेनर के अंदर जो ना स्मेल आ जाती थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पास्ता बनाया है और आप चाह रहे हैं उसको फ्रीज़ कर दें, मतलब आपने बॉईल किया है, आप चाह रहे हैं उसको फ्रीज़ कर दें, तो वो उसके अंदर रह जाएगी उसकी महक ना पास्ता की। या आपने कोई सॉस बनाई है, आप चाह रहे हैं उसको फ्रीज़ कर दें, तो आपकी वो सॉस का कलर भी प्लास्टिक के बॉक्स में रह जाएगा। अव्वल तो मैंने सारे प्लास्टिक बॉक्सेस फेंक दिए हैं, मैं ज़्यादा प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ नहीं करती, मैं कांच के यूज़ करती हूँ, वो बेहतर रहते हैं। थोड़े से मुश्किल होते हैं उनको संभालना, मगर वो बेहतर रहते हैं। जब भी मेरा कुछ इस तरह का सामान बच जाता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ ज़िपर बैग में डाल के फिर उसको फ्रीज़ कर दूँ, वो ज़्यादा आसान रहता है मेरा। फिर आपने निकाला, उसको डी फ्रॉस्ट किया और फिर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, ये चमचों का दराज भी मेरा जो है ड्रॉर जो है ये बिल्कुल क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरा। पुराने घर में तो ये था कि चमचे भी मेरे पुराने थे, तो कोई खो गया, कोई किसी का कोई खो गया, तो अजीब अजीब से पैर थे। तो यहाँ पे ये सारा एक ही सिस्टम है, एक ही सारा सेट रखा है मैंने। इसके अलावा ये नीचे छुरियाँ हो गई हैं, फिर उसके बाद ये 2 कैंचियाँ हैं जो कि किचन में इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि छुरी से जो है मैं वो हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं काटूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं नाइफ़ से काटूँ। अब अलबत्ता इतना ज़्यादा मुझे आदत नहीं है, तो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ। अच्छा, ये मेरी अजीब ही मेरी सेटिस्फेक्शन थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ, उन ख़वातीन को भी दिखाऊँ जिनके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन कम हो रही है, वो चाहती हैं अपने दराज अपना किचन जो है वो बहुत अच्छे से रखें। अच्छा, ये सारे एक और ये पूरा ऊपर का पोर्शन जो है ना मेरे सारे चमचों का और मसाले का सारा मैंने बनाया हुआ है ये, और ये खाने पकाने के सारे चमचे हैं। इसके अलावा ये कुछ चाय वगैरह के में इस्तेमाल होता है। ये छोटा सा बेलन जो ये मेरी बेटी का, उसने मुझे कहा कि मामा इसकी जगह भी आपके किचन में ही होनी चाहिए, मैं इसको वहाँ नहीं रखूँगी, अपने किचन में नहीं रखूँगी। तो वो जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो वो आती है छोटा सा थोड़ा सा लेती है आटा और फिर इससे बेलती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, उसको किचन में अभी फ़िलहाल काम करने का मेरे साथ बहुत शौक़ है, बड़ी हो जाएगी तो पढ़ाइयों में
मसरूफ़ हो जाएगी या क्या है मुझे नहीं पता, मगर अभी फ़िलहाल उसको बहुत शौक़ है। ये पूरा है दराज़ जिसके अंदर मैंने सारे चमचे और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। अजीब ही खुशी थी मुझे, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आपका किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो दिल बहुत खुश होता है काम करने का। मेरा तो यही है, मैं जब परेशान होती हूँ, किसी चीज़ की मुझे परेशानी या किसी चीज़ का भी दुख होता है मुझे, तो मैं सफाइयों में लग जाती हूँ। उससे मुझे जितना आप समझें, मेरी इतनी अच्छी थेरेपी है ना ये, और ये है भी प्रूवन बात कि आपकी थेरेपी होती है। आप सफाई करें अपने घर की, आपके अजीब किस्म की आपकी खुशी होगी। ये हस्बैंड को वापस लेके आ रही थी मैं एयरपोर्ट से, ये उसकी वीडियो मैंने बनाई है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको कुछ अगर आपके सवालात हैं स्विट्ज़रलैंड से मुताल्लिक़, तो मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगी। इस वक्त मुझे कोई स्पेसिफ़िक बात याद आ नहीं रही। इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में आए थे, और किसी ने मुझसे यही पूछा था कि यहाँ पे कितना रहने के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है कि पहले जो था ना, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे नहीं समझ में आता था। मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। पहले मुझे जो है हलाल मीट की शॉप भी नहीं मुझे यहाँ पे मिली थी, तो मैं बड़े मुश्किल टाइम मैंने गुजारा वो। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद यहाँ पे अब आसानियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, जो है अब खुल गई हैं यहाँ शॉप। अक्सर और बेशतर जो है टर्किश शॉप ऐसी खुल गई हैं जहाँ आपको हलाल मीट आराम से मिल जाता है। पहले बहुत दूर था। पाकिस्तान की शॉप भी अब भी बहुत दूर है जहाँ पे मसाले और चाय वगैरह लेने के लिए मैं जाती हूँ, मगर ये है कि अब नज़दीक आपको काफ़ी स्टोर्स ऐसे मिल गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं से चावल भी मिल जाते हैं, चाय भी मिल जाती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी या मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान तो नहीं कहूँगी, पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। अदरवाइज़ ज़्यादातर इलाक़ों में आपको आराम से मिल जाता है। और यही सबसे बड़ा इशू है हमारा, जो हम अपने मुल्क के खाने और अपने मुल्क की अपने कल्चर को और अपने जो हमारी तकरीबात होती हैं उनको मिस करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ये कि यहाँ पे अब बेइंतहा बारिश है। आपने हर वक्त बारिश देखनी है और हर वक्त अंधेरा देखना है, और आपने काफ़ी उसका है ना मूड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेरे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, मेरे हस्बैंड के मूड पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और हम काफ़ी सैड होते हैं इसलिए कि बहुत जल्दी अंधेरा हो गया, दिन ही ख़त्म हो गया, और इस तरीके से। बहरहाल अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर जगह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़, हर इंसान को जिस तरीके से मुख्तलिफ़ बनाया, हर जगह को भी मुख्तलिफ़ बनाया है। तो बस यही है कि हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए, मगर ये कि थोड़ा बहुत असर तो इंसान की आदतों पे पड़ता ही है मौसम का। तो बस यही है। और इसके अलावा ये है कि बस आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे करने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ एजुकेशन के बारे में भी मुझसे क्वेश्चन किए थे किसी ने कि यहाँ के पढ़ाइयों का सिस्टम क्या है और कैसा है। तो पढ़ाइयों का सिस्टम ये है कि किंडरगार्टन तक तो आपको बिल्कुल खेलने कूदने दिया जाता है, खेल कूद में ही आपको सिखाया जाता है, वहाँ पे कोई आपके एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होते। फिर फर्स्ट क्लास में स्टार्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके एग्ज़ाम्स होना शुरू होते हैं, और फिर फर्स्ट टू थर्ड तक आपका थोड़ा सा हल्का होता है। फिर थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, आपको अच्छे नंबर्स आने पड़ते हैं। और यहाँ नंबर्स का सिस्टम 1 to 6 है, 4 जो है वो सही है। इसके बाद 5 नंबर जो है ये अच्छा है, और 6 नंबर जो है ये बहुत अच्छा है, जैसे आप कह लें। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। और आपको 5 तो लाने ही लाने हैं अगर आपको यहाँ के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी है। और अगर आपके 5 से कम है, लाइक 4 हैं, तो आपको एक दूसरा स्टैंडर्ड होता है जिसको सेकेंडार कहा जाता है, और उससे भी कम है तो फिर आपको रियाल एक यहाँ का स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आपने पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आपने कोई ना कोई काम सीखना होता है। आपको डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, क्या काम आप सीखना चाहते हैं। तो वो 9th क्लास तक होता है। फिर 9th क्लास के बाद फिर आपने काम सीखना होता है, लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप 9th क्लास के बाद फर्दर एजुकेशन के लिए बड़े स्कूल में जा सकते हैं, जिसको यहाँ पे कंटोन चूल्हे कहा जाता है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी यूनिवर्सिटी के बाद आती है फिर आपने जो कुछ भी PhD वगैरह करना है, वो डिपेंड करता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है। तो मेरे जो सबसे बड़ा बेटा है वो 9th क्लास में है, और बेटी जो है वो 6th में है, और सबसे छोटी वाली जो बेटी है वो किंडरगार्टन पार्ट 2 में है, यानी KG 2 में है। तो ये यहाँ का सिस्टम है पढ़ाइयों का सिस्टम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पे भी फोकस किया जाता है, लाइक फ्रेंच बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।